हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन। और देखिए सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट आपको डेली कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही क्लासेस प्रोवाइड कराते रहें। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने हराया था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य राजा ने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। यहाँ भी इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी के आसपास नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए इतिहासकार बीए स्थिम ने समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजयों के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 प्रसिद्ध नाटक कौन से हैं? तो हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 प्रसिद्ध नाटक कौन से हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हो जाएगा। और देखिए यह तीनों नाटक राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित माने जाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो वह हो जाएगा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितनी भी क्वेश्चन हैं आपको करवा चुके हैं, आज प्रैक्टिस सेट सिर्फ कराने वाले हैं। और देखिए डिटेल में क्लास चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाके जितनी भी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं जाके जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो वह हो जाएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिसेन ने की थी। देखिए हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। और देखिए हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो याद रखिएगा। देखिए इसके पहले जितनी भी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और देखिए इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, तो उससे जुड़ जाइए, आपको देखिए पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो देखिए तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपको डिटेल में करवा चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस अधिकार से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो वह हो जाएगा अमेरिका के। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अमेरिका यूएसए से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान देखिए मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी तो कन्नौज थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले ने की थी। देखिए ज्योतिबा राव फूले ने महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखिए चीनी यात्री हेंग सांग आया था भारत
तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चीनी यात्री हिंगसान सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और देखिए लगभग रहा था तो 15 वर्ष तक भारत में रहा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वह हो जाएगा शंकराचार्य थे। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए ताकि ऐसे ही आपको क्लास मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे तो श्रवणबेलगोला में बिताए थे। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास करके और देखिए लेखना के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है तो वह हो जाएगा बुध होता है, मरकरी होता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है बुध ग्रह होता है और इसके बाद शुक्र होता है और फिर पृथ्वी का स्थान आता है तीसरे नंबर पर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सारनाथ स्तंभ से लिया गया शेर का चित्र किस शासक से संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सारनाथ स्तंभ से लिया गया शेर का चित्र किस शासक से संबंधित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक से संबंधित है। देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है जिसे महान सम्राट अशोक मौर्य ने बनवाया था, तो याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और देखिए मंडे से आपकी डेली सोच रहे हैं आपको जितने भी PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करवा दें, फिर उसके बाद सिलेबस के अनुसार आपको देखिए टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं और डिटेल में करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आस्तो माँ सदमय कहाँ से लिया गया है? तो आस्तो माँ सदमय कहाँ से लिया गया है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40 संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन से संबंधित है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसमें से बताना है कि स्वाभिमान आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो वह हो जाएगा EB रामास्वामी पेरियार ने शुरू किया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो वह हो जाएगा हरियाणा में है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी ब्रांच सिटी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी ब्रांच सिटी कहा जाता है? तो वह हो जाएगा मुरादाबाद को कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर किसे माना जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो वह हो जाएगा मेगास्थनीज था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसने मौर्य काल के दौरान इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो वह हो जाएगा सामवेद को माना जाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है तो सामवेद को माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोरी ट्रेन डकैती 1925 के नायक कौन थे? तो ककोरी ट्रेन डकैती 1925 के नायक कौन थे? तो वह हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इस ऐतिहासिक घटना का नेतृत्व किया था तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आय होनी चाहिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए, तो याद रखिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और डेली मेरी क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को शेयर लाइक कर दीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, प्रजा का नैतिक उत्थान और अहिंसा था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य था कि समाज में शांति लाना और नैतिकता और सद्भावना को बढ़ावा देना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो वह हो जाएगा अकबर ने शुरू किया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था? तो भारत के किस राज्य में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था? तो वह हो जाएगा गुजरात में हुआ था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तकों को कहा जाता है तो पांडुलिपि कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएसटी पेपर 2 अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, 60 नंबर पूछी जाती है। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, वही करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, PY के क्वेश्चन करवा रहे हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार आपको करवा रहे हैं MCQ। तो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लीजिए। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कालिदास, धन्वंतरी और देखिए वहामीर जैसे नवरत्न किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो कालिदास और धन्वंतरी और वहामीर जैसे रत्न किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 32, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस प्रकार का स्रोत है? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस प्रकार का स्रोत है?
तो वह हो जाएगा साहित्यिक स्रोत है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए अपनी तैयारी को इतना बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो जाए। और देखिए ये मत सोचिए कि मुझे 1 बार 2 बार देना है 3 बार, आपको देखिए यही लास्ट मौका मिला है, तो जितना हो सके अपनी तैयारी को बेहतर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वह हो जाएगा प्रयागराज में आयोजित होता है उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का नाम अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है अशोक का नाम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो वह हो जाएगा, देखिए शिलालेख 13वें में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह सभी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में क्लासेस मिल जाएगी, तो डिटेल में आप लोग जाके जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो वह हो जाएगा बाणभट्ट थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक थे तो बाणभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है? तो किस प्राचीन ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे विनय पिटक में मिलता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और संघ के लिए अनुशासन के नियम दिए गए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है तो पुरातत्वविद कहा जाता है, आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो वह हो जाएगा बौद्ध धर्म का हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 60 क्वेश्चन में से अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और महेंद्र पुत्री और देखिए संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो वह हो जाएगा श्रीलंका में भेजा था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो चाणक्य कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो वह हो जाएगा विष्णुगुप्त था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो वह हो जाएगा प्रकलन समिति होती है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं जो इसे संसद की सबसे बड़ी समिति बनाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो वह हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निरंजना नदी और फल्गु नदी के तट पर हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का संबंध किस धर्म से है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए जो लोग मेरी क्लासेस देख चुके हैं तो वह कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के सेशन में से 60 क्वेश्चन में से देखिए आपके कितने स्कोर बने हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो वह हो जाएगा सारनाथ में दिया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया? तो वह हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो वह हो जाएगा अशोक ने बनवाया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आपने अगर कर लिया, डेली मेरी क्लासेस ले ली, तो मुझे नहीं लगता आपको देखिए यूपी टेट में कोई दिक्कत होने वाली है। तो देखिए लास्ट तक अगर देखिए आप डेली क्लासेस आपके एग्ज़ाम तक लेते रहें तो आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और एक अच्छे स्कोर से आप पास हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था तो वह हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में आहत सिक्के क्या थे? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में आहत सिक्के क्या थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पुराने धातु के सिक्के थे। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा उष्णकटिबंध टॉररेट जोन कहा जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, अगर आपको रिवीजन करना है, देखिए पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वह हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आम जनता की भाषा क्या थी? तो प्राचीन काल में आम जनता की भाषा क्या थी? तो वह हो जाएगी यहाँ पे प्राकृत थी। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए मेरी डेली की क्लासेस SST की हो रही हैं, तो उसको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली ही ऐसी क्लासेस मिलते रहे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।